खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ओवरऑल हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो ये पेरेंट्स का कंसेप्शन है कि उनके बच्चे सिर्फ मेडिकल ही लेने चाहिए या सिर्फ इंजीनियरिंग में ही जाने चाहिए, हाउ कैन वी चेंज दैट? बच्चा मेडिकल लेगा वो काबिल है, और जो मेडिकल नहीं लेगा वो नाकाबिल है। तो हमारा जो फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हम एम्पैथी को जो है अपने बच्चों में डेवलप कराएं। ये है टॉक एंड टॉक और मैं हूं आपकी होस्ट उमायमा ऋषि। आप सब नाजरीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है इस सीरीज के एक और शुमारे में जो कि निजी तालीम यानी प्राइवेट एजुकेशन पर मबनी है। नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है अराउंड ह्यूमैनिटीज यानी सोशल साइंसेज, या जिसे लेमैन्स लैंग्वेज में आर्ट्स कहते हैं, और हमारे यहाँ कश्मीर में अक्सर पेरेंट्स इसे तंजन आर्ट्स कहते हैं। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि ह्यूमैनिटीज़ जो एक फील्ड है वो कितना वास्ट है, उसमें स्टूडेंट्स किस तरीके का एक्सपोजर पा सकते हैं और आगे जाके करियर में कौन से ऑप्शंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमने दावत दी है मिस्टर राकिब पॉल को, जो कि राकिब सर एक्सीलेंस नाम से एक ह्यूमैनिटीज़ का ही प्राइवेट कोचिंग ट्यूशन चलाते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। राकिब सर, आपका इस शुमारे में खैर मकदम। थैंक यू वेरी मच। राकिब सर, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं, और जो आपका ये ह्यूमैनिटीज़ का प्राइवेट कोचिंग ट्यूशन है ये आपने कब शुरू किया और अभी तक आपकी जर्नी कैसी रही? बेसिकली बचपन से ही मुझे शौक था कि टीचर बनने का, और मेरी ग्रेजुएशन हुई इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में। BSc में मेरी ग्रेजुएशन हुई है, और उसके बाद मैंने बीएड किया। अच्छा। और ड्यूरिंग बीएड जो है मुझे काफ़ी इंटरेस्ट जो है डेवलप हुआ ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में, लाइक फिलोसफी, साइकोलॉजी। और उसके बाद जो है मैंने मूव किया टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज, और मेरा पीजी हो गया पॉलिटिकल साइंस में, पीजी साइकोलॉजी में, और पीएचडी साइकोलॉजी में किया। और उसके बाद जो है मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना जब मैंने 10th पास किया था, उसके बाद ही जो है मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी अपने ही एरिया में, नारकर बड़गाम में। तो आपने अपने मैट्रिकुलेशन के बाद ही जी हाँ, शौक था मुझे पढ़ाने का। तो आफ्टर क्वालिफाइंग माय 10th तो मैंने स्टार्ट किया 7th 8th 9th 10th बच्चों को पढ़ाना। तो उसके बाद जर्नी आगे चलती रही, यहाँ हायर स्टडीज जो हम एक्वायर करते गए, और साथ साथ जो है हम जो है बच्चों को पढ़ाते गए। डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाया, डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया। और जहाँ तक ह्यूमैनिटीज का ताल्लुक है, ह्यूमैनिटीज को लेके ये मेरा एक ड्रीम था कि बच्चों को सही से गाइड किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे हैं पिछले 23 साल से, और अभी भी इस जर्नी में है, कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके। तो कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका? इट्स अप्रॉक्सिमेटली 22-23 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस है ओवरऑल टीचिंग का है। ओवरऑल टीचिंग। सो आप जब आपने खुद की जो हायर सेकेंडरी ऑप्ट की तो आपका भी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट था? नहीं, एक्चुअली जब मैंने 10th क्वालिफाई किया था, मेरा बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं उर्दू पढ़ूं, उर्दू के साथ बड़ा मेरा लगाव था। लेकिन उस टाइम में, ये 2001-2002 की बात है, उस टाइम पे एक ट्रेंड था कि मेडिकल लेना। और जो बच्चा मेडिकल लेगा वो काबिल है, और जो मेडिकल नहीं लेगा वो नाकाबिल है, एज यूजुअल। तो उसी ट्रेंड के साथ जो है मैं भी चला गया, और 12th के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन की, और साइंस में मेरी ग्रेजुएशन हो गई। और इवन फिर मैंने मूव किया ह्यूमैनिटीज की तरफ। जब मैंने बीएड किया तो उसमें इंटरेस्ट मेरा जो है डेवलप हुआ फिलॉसफी को पढ़ के, साइकोलॉजी को पढ़ के, कि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे एक इन डेप्थ इंसान जो है अपनी सोसाइटी के कल्चर को स्टडी करता है, सोसाइटी मॉरल वैल्यूज, थिंक्स, उन चीज़ों को स्टडी करता है। तो मेडिकल से ह्यूमैनिटीज, फिर ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, ह्यूमैनिटीज भी हमने पढ़ाना शुरू किया। सर, जो आपका अपना प्राइवेट कोचिंग ट्यूशन है उस बारे में हमें बताएं, वो कैसा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले अगर हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करेंगे, मैंने स्टार्ट किया था बड़गाम में कोचिंग सेंटर में पढ़ाना। फिर मैं परेपुरा एक और सेंटर में मैंने 5-7 साल पढ़ाया। तो जब ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए, काउंसलिंग की मुझे लगा कि इनको काउंसलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हम ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं तो इसमें करियर ऑप्शंस क्या हैं, क्या सब्जेक्ट स्ट्रीम कॉम्बिनेशन जो है हमारी होनी चाहिए। किसी बच्चे का ड्रीम होता है कि मैं यूपीएससी के लिए जाऊं, आईएएस केस के लिए जाऊं, किसी का ड्रीम होता है मैं जुडिशरी में जाऊं या कोई जर्नलिज्म में जाएगा। तो उस हिसाब से उनको वैसे सब्जेक्ट्स मिलने
चाहिए। तो जब आप दूसरे किसी सेंटर में काम करते हैं तो आप कुछ ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स आपको फेस करनी पड़ती हैं कि डिसीजन मेकिंग सारा आपके हाथ में नहीं रहता। तो फाइनली 2020 में 2002 में जनवरी मैंने स्टार्ट किया राकिब सर्स एक्सीलेंस। तो उसके पीछे मोटिव, एम, विजन जो है वो यही था कि ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा बने जहाँ पे उनको काउंसलिंग मिले, जहाँ पे उनके जो उनके एम्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनको हम गाइड करें, क्या सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन जो है आपको लेनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने वहाँ गाइड किया है, पढ़ाया है। आज GMI में पढ़ रहे हैं, AMU में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स मैं भी हूँ। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ जर्नलिज्म में है जी, डिफरेंट जैसे आप या कश्मीर लाइफ में आप काम कर रहे हैं। कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है कि जब हम अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं बाहर बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। सो राकिब सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, अगर हम जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में बात करें या इन जनरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके बारे में भी बात करें, आपको क्या लगता है उनका क्या अप्रोच रहता है ह्यूमैनिटीज़ को लेकर, सोशल स्टडीज़ को लेकर, इन कंपैरिजन जो स्टेम सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो या मैथमेटिक्स हो, तो इनके कंपैरिजन में उनका क्या अप्रोच रहता है? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ सालों में लास्ट डेकेड में चेंज हुआ है। पहले आप एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे किसी हाई स्कूल को। एक हाई स्कूल जब अपग्रेड होता है एज हायर सेकेंडरी, वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेडिकल, नॉन मेडिकल को। Exactly, वो उनकी पहली प्रेफरेंस रहती है कि ज्यादा बच्चे जो हैं वो ऑप्ट करते हैं, ठीक है, इन द पॉइंट ऑफ व्यू की डिमांड के हिसाब से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी वो मेडिकली पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे जो आर्ट्स पकड़ते हैं, ह्यूमैनिटीज पकड़ते हैं। एग्जैक्टली। तो उस सिचुएशन में अगर हम देखेंगे कि आजकल के टाइम में ट्रेंड चेंज हुआ है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं। पहले अवेयरनेस नहीं था। पहले ये भी था कि पता नहीं आगे स्कोप क्या रहेगा, क्या करेंगे लाइफ में। अब स्कोप आ रहा है इनको नजर, अवेयरनेस हो रही है, लेकिन फिर भी इसमें जो है बहुत काम करने की जरूरत है। चाहे प्राइवेट हायर सेकेंडरीज हो, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज हो, उनमें और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। परसेप्शन थोड़ा चेंज हो रहा है। अब बच्चे, मैं अपने एक एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि हमारे सेंटर में ऐसे भी बच्चे आ रहे हैं जिनका 10th में जो फर्स्ट 10 पोजीशन होल्डर्स में होते हैं, वो उसमें आ रहे हैं। इसलिए, और मुझे शौक लगता है कि बेटा आपके इतने मार्क्स हैं तो आप क्यों यूजुअली उनको ये दी जाती है कि आपको मार्क्स है तो आप मेडिकल ले लो, और घर वाले भी उनसे कहते हैं कि आपके ज्यादा मार्क्स है तो आप आर्ट्स में क्यों जाएंगे, अगर कम मार्क्स है तो आर्ट्स में जाइए। तो ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनका अच्छा खासा जो है रिजल्ट उनका 10th में अच्छा होता है। फर्स्ट टॉप 10 टॉपर्स में वो होते हैं वैली में, फिर भी वो आते हैं किसमें, ह्यूमैनिटीज में। तो क्यों आ रहे हो बेटा, कि सर मुझे UPSC में जाना है। तो ये जो है ये चीजें चेंज हो रही हैं कि अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं, लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा है। स्पेशली यहाँ जो हमारे वैली में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने UPSC क्वालिफाई किया, जिन्होंने केस क्वालिफाई किया, जो डिफरेंट फील्ड में आ गए। तो ह्यूमैनिटीज जो है इसको भी अब लोग जो है एक अच्छे पहचानते हैं, पॉजिटिव में ले रहे हैं। तो आपको नहीं लगता मतलब बिकॉज जो यहाँ पे एक परसेप्शन हमेशा का वो ट्रेडिशनल वो एक रहा है, एक स्टीरियोटाइप आप समझ लीजिए कि पेरेंट्स हमेशा कंसिडर करते हैं बच्चों को कि अगर आप अच्छा जा रहे हो तो आप आगे जाके मेडिकल या इंजीनियरिंग में ही जाओ। ऐसा क्यों होता है? मतलब जैसे कि आपने अभी बताया अब बच्चों का परसेप्शन चेंज हो रहा है, मतलब ओवरऑल हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो ये पेरेंट्स का कंसेप्शन है कि उनके बच्चे सिर्फ मेडिकल ही लेने चाहिए या सिर्फ इंजीनियरिंग में ही जाने चाहिए, हाउ कैन वी चेंज दैट? पहली बात ये कि जो 5th प्राइमरी एजुकेशन के बाद जब हम एलिमेंट्री एजुकेशन को या सेकेंडरी एजुकेशन में जाते हैं तो उसमें यूजुअली स्कूल्स जो हैं फोकस करते हैं मैथ और साइंस में। Exactly. मैथ का टीचर अच्छा होना चाहिए, साइंस का अच्छा होना चाहिए, SST तो कोर्स सब्जेक्ट्स। जी। तो सोशल साइंस को वो उतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलती। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल वाले उनको नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जो फोकस है, प्रेफरेंस है, वो ज्यादा साइंस और मैथ को दी जाता है। सही। तो इसलिए बच्चे को जहन में यही रहता है कि मुझे मैथ और साइंस में जाना है, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में जाना है, ठीक है, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, उसमें जाना है। तो वहां पर जो है मुझे लग रहा है कि अगर
6th क्लास 7th क्लास से ही जो है अगर हम बच्चों को सोशल साइंस के बारे में अवेयर करें कि इसका भी कितना स्कोप है, ये एक पॉइंट है जो स्कूल एजुकेशन पे ही हमें काम करना है, प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स हो। दूसरा पॉइंट है पेरेंट्स का। देखिए इसमें डिफरेंट थेरीज हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने टाइम पे मेडिकल लिया था और वो वही लेगेसी कंटिन्यू कराना चाहते हैं, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो डॉक्टर नहीं बन पाए, अब वो कह रहे हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए। आप अपने ड्रीम्स जो है अपने बच्चे पे थोप नहीं सकते, ये गलत बात है। अगर आपका बच्चा दिल से इंटरेस्टेड है मेडिकल में तो आप उसको सपोर्ट करें। अगर आपका बच्चा मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है, नॉन मेडिकल में इंटरेस्ट है, वहां सपोर्ट करें। या कोई बच्चा जो काबिल है, जिसको अक्सर ये फेस करना पड़ता है कि आप काबिल हो, बहुत अच्छे आपके मार्क्स हैं, तो आप क्यों ह्यूमैनिटीज में जाएंगे? Exactly. अगर उसका मन है, दिल से वो ह्यूमैनिटीज में जाना चाहता है, तो आप जो है उसके साथ एक तरह का वो सोशल बाइकआउट ना करें कि देखिए हमारे घर में सब ने मेडिकल पढ़ा था तो आपको भी मेडिकल पढ़ना चाहिए। ये मेरे हिसाब से लग रहा है गलत बात है कि हमें चाहिए एज ए पेरेंट्स उन बच्चों को हम क्या करें, सपोर्ट करें, क्योंकि इसमें भी अच्छा खासा जो है हाँ पेरेंट्स को इस बारे में जो है खुद से, एक मैं कह रहा हूं कि अवेयरनेस पेरेंट्स के लिए जरूरी है और स्कूल लेवल पे हमें बच्चों को ह्यूमैनिटीज को लेके पहले से ही उनको गाइड करना है। सारे बच्चे तो डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे इंजीनियर नहीं बन सकते। ह्यूमैनिटीज में देखिए ह्यूमैनिटीज एक डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ आप देखिए कितने सब्जेक्ट्स हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल में सब्जेक्ट्स उतने ज्यादा नहीं जितने ह्यूमैनिटीज में वो कन्फाइंड होता है। जहां सब्जेक्ट्स आपके ज्यादा हैं, इट मींस वहां करियर ऑप्शंस ज्यादा होंगे। Exactly. ठीक है, माना ये अक्सर माना जाता है कि लिमिटेड यहाँ करियर ऑप्शन, लिमिटेड यहाँ नहीं है। यहाँ अनलिमिटेड जो है आपके पास करियर ऑप्शंस हैं। आप देखिए दुनिया कहाँ पहुंची है। Exactly. ठीक है, बिजनेस करने के लिए मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स की जरूरत नहीं है, बिजनेस कभी भी इंसान कर सकता है। ठीक है, लेकिन तो ह्यूमैनिटीज को हम जो है एक अच्छे लेवल पे ले सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी वैली में, सोसाइटी में जो है अच्छा खासा जो है एक बंच ऑफ स्टूडेंट्स जो है ह्यूमैनिटीज में है, पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं और ये रियल लाइफ एजुकेशन है, ज्यादातर ये रियल लाइफ। अगर हम एग्जांपल देंगे पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, तो आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन पॉलिटिक्स आप में इंटरेस्टेड हैं। हम 24 आवर जो घर में बैठते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो हमारा होता है वो पॉलिटिक्स के साथ ही होता है। गवर्नमेंट क्या फैसले ले रही है, आज हमारे जो इलेक्शंस का प्रोसेस कैसा है, सरकार कैसे बनेगी, ठीक है, बेसिक चीजें और ये पता होनी चाहिए। हाँ, ये हर एक को पता होनी चाहिए। तो रिगार्डिंग मैं कह रहा हूँ कि स्कूल्स में सोशल साइंसेस के ऊपर जो है और फोकस दिया जाए, बच्चों को अवेयर किया जाए कि आप जो है मेडिकल के साथ साथ जो है ह्यूमैनिटीज जो है ये भी अच्छा एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और पेरेंट्स को भी जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल जो है माइंड अप्रोच यूज करना चाहिए ताकि बच्चा जो है उसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सके। सर आपको नहीं लगता क्योंकि हम अब ह्यूमैनिटीज की ही बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता जो एम्प्लॉयमेंट आउटकम का एक डर होता है स्टूडेंट्स में कि आगे जाके इसमें क्या करेंगे, कौन सी नौकरी मिलेगी? यूजुअली यहाँ पहले कंसेप्ट होता था कि गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। बट आज आपको नहीं लगता कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज है उस वजह से भी बच्चे मतलब अवॉइड करते हैं या डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम ये चूज करें कि नहीं करें? देखिए, जॉब फैक्टर भी एक रोल प्ले करता है। मैंने आपसे कहा कि अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करेंगे, हमारे पास यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स होते थे जी। सोशलिज्म जो हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। यहाँ कैपिटलिज्म एज वेल एज सोशलिज्म है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 10-15 सालों में जो हम कैपिटलिज्म ज्यादा हो रहे हैं, कैपिटलिज्म इकोनॉमी, कैपिटलिज्म को हम ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में यहाँ हमारे पास उतनी अब गवर्नमेंट जॉब नहीं है। पहले फैक्टर था आप मेडिकल ले लो डॉक्टर बनोगे, ठीक है, आप नॉन मेडिकल ले लो आप इंजीनियर बनोगे, ठीक। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज लोगे तो इसमें जॉब है नहीं, इसमें आप क्या कर सकते हो जॉब। अक्सर पेरेंट्स से सुना जाता है आत्मज क्या बनी, आत्मज क्या कर, हाँ आत्मज क्या कर। लेकिन आज आप देखिए कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई का जमाना है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज में मास कम जर्नलिज्म है, ठीक, बहुत जो है ये पिछले 10-15 सालों में आप देखिए कि जर्नलिज्म कितना ग्रो हुआ हमारी कंट्री में, स्पेशली हमारी स्टेट में। यंग जो है टैलेंट्स आ रहे हैं इस फील्ड में, जर्नलिज्म में। तो आप अगर आप जर्नलिज्म में आना चाहते हैं या आप उसमें आ रहे हैं तो आपके पास ह्यूमैनिटीज की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए साइकोलॉजी कितना ग्रो हो रहा है, क्लिनिकल साइकोलॉजी कितना ग्रो हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, आपकी कंट्री की
इकोनॉमी नहीं चल सकती अगर आपके पास अच्छे इकोनॉमिस्ट, अच्छे इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं है। हमारा तो यहाँ जो यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, इस तरह इकोनॉमिक्स का एक अलग से एक एग्जाम होता है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज। तो अवेयरनेस की जरूरत है। जॉब अपॉर्चुनिटीज अब लिमिटेड इसमें नहीं है, काफी अच्छा इसमें स्कोप है। बस मुझे यही लगता है कि बच्चे जब 10th पास करते हैं उनको एक सही गाइडेंस, काउंसलिंग की जरूरत जो है उनको चाहिए। और जो अभी इस फील्ड में डेवलपमेंट्स हो रही हैं करियर को लेके, जॉब को लेके, वो उन तक पहुंचनी चाहिए। तो उनको इस चीज का फिर डर नहीं रहेगा कि यहाँ जॉब फैक्टर जो है एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है कि आगे जाके हमें शायद इसमें जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है नाज़रीन, हमारी टॉक्स तो चलती रहेंगी, यहाँ पे लेंगे एक चौक वाला ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सब नाज़रीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। सीधे बढ़ते हैं अपने टॉक्स की तरफ। राकिब सर, हम ह्यूमैनिटीज़ के सिलसिले में बात कर रहे हैं, तो हमने मेडिकल बैकग्राउंड के बारे में भी बात की, तो हमें करियर ऑप्शंस सामने आ गए। मेडिकल लेते हैं तो डॉक्टर्स बन जाते हैं, इंजीनियरिंग की बात आती है तो आगे बहुत सारा स्कोप है, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या जो भी हो। अब अगर ह्यूमैनिटीज़ की बात आती है, इसके स्कोप के बारे में बात आती है या आगे जाके क्या करियर ऑप्ट हम करेंगे, तो आगे इंसान ह्यूमैनिटीज़ में कहाँ जाएगा, उस बारे में हमें बताएं। बहुत अच्छा ये आपका सवाल है कि ह्यूमैनिटीज़ लेने से पहले अक्सर बच्चों को यही रहता है कि इसमें कोई ये हमारा फ्यूचर नहीं है, आगे करे क्या, स्कोप नहीं है। इवन पेरेंट्स को भी रहता है। ऑल इंडिया लेवल का जो सबसे बड़ा हमारा एग्जाम होता है यूपीएससी का, ठीक है, उसमें जो पूछे जाने वाला सिलेबस होता है वो मेजॉरिटी पोर्शन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होता है। उसमें पॉलिटिकल साइंस होता है, उसमें हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, करंट अफेयर्स होता है, जनरल नॉलेज होती है। उसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें आपको 6th 7th 8th 9th 10th का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है जी। तो सबसे बड़ा स्कोप इसका यही है कि ऑल इंडिया लेवल का जो बड़ा एग्जाम यूपीएससी यानी ISKS जो होता है, स्टेट लेवल का जो हमारा JKS होता है, उसमें भी ये सिलेबस आता है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स होते हैं। और जो ISKS में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जाता है उसमें अब आप देखिए एंथ्रोपोलॉजी पकड़ा जाता है, सोशियोलॉजी जो है स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसको ऑप्ट करते हैं, उर्दू को ऑप्ट करते हैं, ठीक है, मेडिकल के सब्जेक्ट्स को भी ऑप्ट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को एज ऑप्शन सब्जेक्ट वहां लिया जाता है। हाँ, ये हो गया वो जो बड़ा बड़ा हम कह रहे हैं। जो भी कोई गवर्नमेंट जॉब होगा, बी इट अ क्लास 4th लेवल एग्जामिनेशन, बी इट अ ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, उसमें जो आपको पहले टेस्ट देना होता है, JKSSB जो एग्जाम कंडक्ट करती है, उसमें जो एग्जाम लिया जाता है किसी भी पोस्ट के लिए, क्लास 4th के लिए, पुलिस के लिए, बैंकिंग के लिए, उसमें जो आपसे सिलेबस पूछा जाता है वो भी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड ज्यादा जो है उसमें होता है। अब हम क्या करेंगे कि इस जो ह्यूमैनिटीज है इनके जो सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखेंगे, इनको ओपन करेंगे, आप पॉलिटिकल साइंस को ले लीजिए, ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, आप अपना पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको पॉलिटिकल साइंस की बहुत ज्यादा जरूरत इसमें पड़ेगी। यू कैन बी ए गुड पॉलिटिकल एनालिस्ट। पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जो कंट्री के पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनको पॉलिटिक्स की अच्छी खासी जो है, पॉलिटिकल साइंस की और पॉलिटिक्स की अच्छी खासी जो है उसमें नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके एक बेटर पॉलिसी हम बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, सारी दुनिया तो इकोनॉमिक्स से ही चलती है, पैसे से सारा चलता है, और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा जो है गहरा रिलेशनशिप है कि एक कंट्री तभी जाके पॉलिटिकली स्ट्रांग हो सकती है जब वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकती है। तो आपको चाहिए अच्छे जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, आपको चाहिए अच्छे जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं, जो बड़ी बड़ी हमारी जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ काम करें, तो वो भी ह्यूमैनिटीज हैं अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। बात करेंगे हिस्ट्री की, ठीक है, तो हम फ्यूचर को रीशेप करते हैं वो जब हम
अपने पास्ट को पढ़ते हैं। हिस्ट्री में हम देखिए बड़े बड़े एम्पायर्स को पढ़ते हैं, रोमन एम्पायर को पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी ग्रोथ जो राइज एंड फॉल को हम पढ़ते हैं रोमन एम्पायर के बारे में, ठीक है। और रोमन एम्पायर जो हमने उसके बारे में जो पढ़ा है उसका इन्फ्लुएंस आपको आज भी मिलेगा। सही बात है। आर्किटेक्चर आपको मिलेगा। तो हिस्ट्री से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ acquire सकते हैं। हाँ, और अपना फ्यूचर जो है हम बहुत सारा जो शेप करते हैं बिकॉज ऑफ हिस्ट्री। ज्योग्राफी पे आप जाइए, देखिए कितनी ज्योग्राफी, एक एरिया का आप टोपोग्राफी समझिए, ज्योग्राफी में आप समझेंगे, ठीक है। अभी हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी ज्योग्राफी, हाँ, मेन इशू हमारा ये रहता है। एनवायरमेंटल साइंस में आप जाइए, वो आपको बताएगा कि भाई एज ह्यूमंस तो हम ह्यूमन हैं, लेकिन हमारे काम के एतबार से हम ह्यूमन नहीं रहे, क्योंकि जो हमने एनवायरमेंटल का जो हमने सत्यानाश कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दी, ये चीज है। और इसी तरह अगर आप फिजिकल एजुकेशन में जाएंगे, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में देखिए, आज स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में कितना है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, टेनिस हो, और भी सारी गेम्स हैं, ये भी ह्यूमैनिटीज में एक सब्जेक्ट है जी। इसी तरह जियोलॉजी पे आप जाइए, ठीक है। अब देखिए कश्मीर में बिकॉज ऑफ दिस ये जो चेंज आया है, क्लाइमेट चेंज आया है, अब देखिए इस बार हमें लग रहा है कि विंटर्स अर्ली आ रहे हैं, ठीक है, सर्दियां जल्दी आ रही हैं, गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, तो अनइवन जो हमारा साइकिल चल रहा है, क्लाइमेटिक साइकिल, इट इज बिकॉज कि उस चीज को स्टडी करने के लिए हम जियोलॉजी जो है, अभी हम अक्सर देखते हैं कि चलिए देखिए नेट पे कल का मौसम कैसा रहेगा, ये जियोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ ह्यूमैनिटीज में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनका बहुत वास्ट है। ये तो मैं एक सब्जेक्ट का एक नॉर्मल हेडिंग में कह रहा हूँ कि इसका इतना है, लेकिन अगर हम इन डेप्थ जाएंगे तो बहुत ज्यादा है। फिर बात आती है साइकोलॉजी की, ठीक है। साइकोलॉजी में ये चीज है कि जहां लोग हैं वहां बिहेवियर है, वहां साइकोलॉजी, ठीक है। इंसान जिंदा है, बीमार है, ठीक है, उसको वो खुश है, गम है, वहां साइकोलॉजी है। अब तो साइकोलॉजी इतनी ज्यादा आ गई, आप देखिए हमारे यहाँ स्टेट में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए, यंग जनरेशन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे इवेंट्स हुए हैं, ट्रॉमास हुए हैं, तो वहां साइकोलॉजी की जरूरत है, ठीक है। इसी तरह इवन आज हमारे जो यहाँ वैली में जो स्कूल्स हैं, वो किंडरगार्टन के लिए या प्राइमरी स्कूल जो प्राइमरी एजुकेशन है, वहां पर उन टीचर्स को स्पेशली हायर करते हैं जिनका साइकोलॉजी बैकग्राउंड है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नोबल प्रोफेशन जो टीचिंग का है, एक टीचर तब तक के बेहतरीन टीचर नहीं बन सकता जब तक ना उसको सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन चीजों का जो है इल्म ना हो। इसलिए कि जब भी यहाँ ट्रेनिंग कराई जाती है, चाहे वो बीएड कराया जाए, एमएड कराया जाता है, वहाँ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, ताकि जब आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, चाहे वो आपका चाइल्डहुड स्टेज में हो, एडोलसेंट स्टेज में हो, इवन कॉलेज लाइफ हो, यूनिवर्सिटी लाइफ हो, तो एक टीचर को उस एज ग्रुप की साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जो है उस चीज का इल्म होना चाहिए, तब जाके आप उसको बेटर उसको डिलीवर कर सकते हैं। ये और भी वास्ट है, टाइम होना चाहिए, इस पे हम और भी ज्यादा बात कर सकते हैं। ओके, सो मुझे एक बात बता दीजिए राकिब सर, अगर हम ह्यूमैनिटीज़ के हवाले से ही बात करें तो इसको हाउ कैन बी रीफ्रेम इट, यू नो, इसका ताल्लुक हम एंटरप्रेन्योरशिप जो है, लीडरशिप जो है, या इनोवेशन के साथ कैसे और ज़्यादा अच्छी तरीके से वाज़ेह कर सकते हैं? अगर हम रिफॉर्मेशन की बात करेंगे ह्यूमैनिटीज़ को लेके, तो जो हमारी हायर सेकेंडरीज हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज हो या प्राइवेट हायर सेकेंडरीज हो, तो सबसे पहला जो हमें ऑब्स्टेकल यहाँ लग रहा है, हायर सेकेंडरीज में ह्यूमैनिटीज की स्ट्रीम्स बनाई जाती हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज H1 स्ट्रीम है, H2 स्ट्रीम है, H3 स्ट्रीम है, 5 सब्जेक्ट्स को उधर से ही जो है एक एक ग्रुप बनाया जाता है, वहीं से सेट आ जाता है, जी हाँ, वहीं से सेट। जब बच्चा, एक स्टूडेंट जो है वो उसको ऑप्ट करने की कोशिश करता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर हमारा जो स्ट्रीम नंबर 3 है, ये हम इसमें जाना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट है जिसको हम चेंज करना चाहते थे, ठीक है, कि हमारा सर इंटरेस्ट हिस्ट्री में है नहीं, लेकिन यहाँ इस स्ट्रीम में हिस्ट्री डाल दी गई है, ठीक है। इसी तरह सर हमारा इंटरेस्ट था कि हम एजुकेशन के साथ साथ साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, हालांकि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन पॉसिबल है, लेकिन 11th-12th में पॉसिबल नहीं है, सर हम ज्योग्राफी और साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो हायर सेकेंडरीज वहीं से जो है देती हैं, ये कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करते हैं एक बच्चों को। ये तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हायर सेकेंडरीज में
बच्चों को मिलनी चाहिए 11th-12th में ओपन चॉइस के, आप कोई भी 5 सब्जेक्ट जो है पकड़ सकते हैं। इंग्लिश तो आपका कंपलसरी है, 4 और जो है वो आप अपनी चॉइस, हाँ, इंटरेस्ट के हिसाब से एक अच्छी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा चाहता है कि मैं अभी से जो है मैं इसलिए ह्यूमैनिटीज में आ रहा हूँ, मुझे यूपीएससी के लिए जाना है, ठीक है, लॉ के लिए जाना है, तो उसके लिए बेटर रहता है वो पॉलिटिकल साइंस ले ले, वो पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ले, तो वो एक अच्छी कॉम्बिनेशन जो है उसके लिए बन सकती है। लेकिन ऑप्शन है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं जो है पहला पॉइंट मुझे लग रहा है कि ये चीज होना चाहिए कि ओपन जो है इनको मिलना चाहिए कि वो ऑप्शंस मिलने चाहिए। हाँ, जो उनके कोर 4 सब्जेक्ट्स हैं वो ऑप्शन के हिसाब से उनको मिलना चाहिए। दूसरा जो रिफॉर्मेशन का हम ये कह रहे हैं कि जो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3-4 सालों से गवर्नमेंट ने एक अच्छा इसमें इनिशिएटिव लिया है कि जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंटरनल उन्होंने 20-20 मार्क्स रखे हैं। इंटरनल पहले तो 100 मार्क्स का पेपर आता था, अब आते हैं 80 मार्क्स का पेपर आता है और 20 इंटरनल। वो जो 20 होते हैं वो होते हैं फील्ड वर्क, हाँ, अच्छा। या वो होता है केस स्टडी, ठीक है, या वो होता है असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, लाइक दैट होता है। तो जितना ज्यादा हम बच्चों को ह्यूमैनिटीज में केस स्टडीज पे काम कराएंगे, फील्ड वर्क में काम कराएंगे, या उनको प्रोजेक्ट बेस्ड जो है काम कराएंगे, उतना ही ज्यादा जो है ये हम कह सकते हैं कि रियल लाइफ लर्निंग बन जाएगा। ठीक है, तो लाइफ एजुकेशन वो ज्यादा बन जाएगा। तो उससे क्या होगा कि बच्चों में इंटरेस्ट और ज्यादा जो है डेवलप हो जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, आगे जाके जो है उनका जो करियर ऑप्शन है वो और ज्यादा जो है बेटर हो सकता है। और यह मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा, जो NEP है, NEP 2020 जो है उन्होंने ये ऑप्शन दिया है, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है शायद, यहाँ पे वो ऑप्शन दिया है कि एक बच्चा जो है वो ह्यूमैनिटीज और जो साइंस है उनमें से और इवन कॉमर्स में से कंबाइन करके वो अपनी स्ट्रीम बना सकता है। यानी अब बैरियर नहीं रहा। अब जो पहले वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से स्ट्रीम की जो डिस्क्रिमिनेशन थी, मेरा मेडिकल है तो मैं थोड़ा ये इसका आर्ट्स है तो ये बेचारा थोड़ा डाउन है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब NEP जो है ये एक इस चीज में जो है इन्होंने ये जो स्ट्रीम डिस्क्रिमिनेशन हम कहेंगे ये खत्म हो गई है। अब जो स्टूडेंट है वो मेडिकल, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और इस तरह कॉमर्स जो है एक एक सब्जेक्ट चूज करके एक कॉम्बिनेशन बना सकता है, लेकिन अभी वो फुल्ली यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये रिफॉर्मेशन के लिए, चेंज के लिए जो एक बड़ा बेस्ट पॉइंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से आया है, जो आगे जाके जो इम्प्लीमेंट होगा तो बच्चों को और ज्यादा जो है ऑप्शन मिलेगा कि इसको जो है हम उस हिसाब से वो ऑप्शन ले सकते हैं, तो अपने चॉइस के हिसाब से वो सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। राकिब सर, बिफोर कमिंग टू द कंक्लूजन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके नज़रिए में, इन योर परसेप्शन, जो एक तालीमी माहौल में आपको क्या लगता है, आपके लिहाज से एक वेल राउंडेड एजुकेशन का क्या मतलब है? देखिए, एजुकेशन में हम डिफरेंट फिलोसफर्स ने डिफरेंट जो है आइडियोलॉजीज हमने हमारे सामने रखी है, ठीक है। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा की बात करेंगे तो उन्होंने कहा एजुकेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ खुद ही, हाँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो उस पे वो उनका शार भी आता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, कि हम कैसे खुद को कनेक्ट करें जो है गॉड से। महात्मा गांधी की बात करेंगे तो उन्होंने एजुकेशन जो महात्मा गांधी के नजर से देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि एजुकेशन उनकी नजर में क्या है, एक इंसान में जो ह्यूमन है, चाइल्ड और ह्यूमन, उसमें से बेस्ट हम ड्रॉ क्या करेंगे, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, ठीक है। अगर हम सम अप करेंगे इस चीज को, एक वेल राउंडेड जो एजुकेशन है ये वो एजुकेशन है जो डेवलप करती है एक चाइल्ड में हेड, हैंड एंड हार्ट। हेड मीन्स नॉलेज, हैंड मीन्स स्किल एंड हार्ट मीन्स एम्पैथी, ठीक है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि अभी यूजुअली हम इंडिया में देखते हैं और स्पेशली हमारी स्टेट में देखते हैं कि बच्चे कॉलेज से डिग्री करके आते हैं, यूनिवर्सिटी से डिग्री करके आते हैं, फिर कहते हैं जॉब नहीं। नॉलेज ये वाला साइड उनका है, डेवलपमेंट ऑफ हेड हुआ है, लेकिन स्किल नहीं है। इसीलिए आप जो है आप ने देखा होगा कि आज कॉलेज में जो है स्किल सब्जेक्ट जो है यूज किया गया है, एक इंट्रोड्यूस किया गया स्किल को। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन बच्चा जो है वो स्किल भी पढ़े, ठीक है। तो ये स्किल होना जरूरी है। आप कितने भी आपके पास डिग्रियां हैं, आपका स्किल होना बहुत जरूरी है। अब ये हो गया हेड और हैंड मींस नॉलेज एंड स्किल। उसके बाद आता है हार्ट मींस एम्पैथी। किसी भी प्रोफेशन में आप जाए, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं,
जहां भी किसी भी शोबे में कहीं पर आप, अगर आपके पास एम्पैथी नहीं है, एग्जैक्टली, दर्द नहीं है, आपका वो काम जो है वो काम, हाँ, वो सारा जाया होगा, वो काम नहीं रहेगा। यूजुअली जब हम कभी किसी ऑफिस में जाते हैं, बी इट प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो वहां पर कोई एम्प्लॉय होता है, उससे हम बात करते हैं, तो हम जब निकलते हैं हमें बड़ा खुशी होती है, हम खुश होते हैं कि देखिए इसने कितना अच्छे से जो है हमारा ये काम किया, कितने अच्छे से इसने हमारी बात सुनी, ठीक है, सही बात। और जब वो बंदा, जब हम उसके पास जाते हैं, वो जो वहां पर वो एम्प्लॉयर वहां बैठा है, एम्प्लॉय वहां बैठा है, तो जब हम उससे कहते हैं कि हमें टाइम हो गया इस काम में, वो कहता है मैं एक्सट्रीमली सॉरी, मैं यहाँ पे नहीं था, ठीक है, तो मैं आपका ये काम जल्दी करके दूंगा। ये एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर साइकोलॉजी, अगर हम साइकोलॉजी की नजर से देखेंगे, एक डॉक्टर इस टाइम पे उस पोजीशन पे है कि उसकी नीड्स, जो 4 नीड्स ऑलरेडी फुलफिल हो गई, ठीक है, चाहे वो उनकी बेसिक नीड्स हो, बिलोंगिंग्स नीड्स हो, सोशल नीड्स हो, सिक्योरिटी नीड्स हो, एंड पे एक जो इंसान जब टॉप लेवल पे पहुंच जाता है, वहां इंसान या तो मटेरियलिस्टिक बनता है या उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। एक टीचर सिर्फ इस चीज के ऊपर रहे कि बस मुझे पैसे कमाने हैं, एक डॉक्टर बस मुझे पैसे कमाने हैं, एक इंजीनियर मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन अगर एम्पैथी नहीं है, आप मटेरियलिस्टिक है, आपका इस सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एम्पैथी का होना बहुत जरूरी है, और एम्पैथी को अगर हम देखेंगे, हमारे जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी हो, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां एम्पैथी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो वेल ऑल राउंड डेवलपमेंट या वेल राउंडेड एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, तो हमारा जो फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हम एम्पैथी को जो है अपने बच्चों में डेवलप कराएं। ग्रेट, ओके, थैंक यू सो मच रागिब सर, आप यहाँ आए एंड आपने इस इम्पोर्टेंट मौजू पे हमसे बात की। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नाज़रीन, ये था आज का हमारा टॉक एंड टॉक। आज के जो इस कॉन्वर्सेशन से हमें क्रक्स मिला वो ये था कि एजुकेशन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप मेडिकल लें, आप नॉन मेडिकल लें, आप आर्ट्स लें या फॉर दैट मैटर कॉमर्स लें, व्हाट मैटर्स इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ द डे इज़ कि आप सब कुछ एक्वायर करके ह्यूमनली कैसे एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर इतना सब कुछ हासिल करके भी आप इवेंचुअली इनह्यूमेन रहे, देन इट्स ऑल वेस्ट। आज के लिए इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।